कि सांप्रदायिक ताकतें धर्म के नाम पर जिस तरीके से एक कट्टर राजनीति करने की कोशिश की जा रही है, ये इस देश के लिए, अस्मिता के लिए, इस देश के भविष्य के लिए खराब है। मनुस्मृति का खंडन करना चाहिए और इस देश की जो सामाजिक कुरीतियां हैं, क्योंकि जब ये देश आज़ादी का 100वां साल मनाए तो मैं ये सपना देखना चाहता हूँ कि जब हम आज़ादी का 100वां साल मनाएं तो इस देश से मनुवाद और इस देश से कास्ट सिस्टम पूर्ण रूप से जो है वो अबॉलिश हो जाए। तो आप मनुवादियों के सामने घुटना टेकना सिखा रहे हैं दलितों को। बिल्कुल आप घुटना टेकना सिखा रहे हैं। अरे वो गौरव में इतिहास है सम्राट। इसी हिंदू धर्म में दलित रहेगा और अपना हक और अधिकार लेके रहेगा और क्रांति आएगी। कैसे ले लेगा धर्म के? अरे सर, गुड़ खाए गुलगुल्ला से परहेज। 3 ब्राह्मण समाज के कार्यकर्ता हैं मेरे साथ, एक महिला कार्यकर्ता भी हैं, क्षत्रिय समाज से हैं, ब्राह्मण समाज से भी, ब्राह्मण समाज से हैं। भारत में एक समरसता अभियान चल रहा है। जाति इस देश की सच्चाई है। जाति कैसे खत्म होगी? जाति के चक्कर में देश बर्बाद हो रहा है। लोग जातियों में बंट गए हैं, धर्मों में बंट गए हैं, संविधान पीछे छोड़ता जा रहा है। सबसे पहला सवाल आप ही से लेते हैं। आप लोग सामाजिक समरसता चला रहे हैं, कैसे समरसता आएगी और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? देखिए, कोई भी ठहरा हुआ पानी सड़ जाता है और आपने जाति व्यवस्था वाला बताया, तो जाति व्यवस्था वाले मामले में ऐसा नहीं कि दलित नेताओं ने ही आवाज़ उठाई है। स्वामी विवेकानंद में भी आवाज़ उठाई है और उन्होंने बहुत कठोर उस टाइम पे वक्तव्य दिया था कि हिंदुओं का रसोइयों में धर्म घुस गया है, धर्म से उनका कोई लेना देना नहीं है। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल इसके खिलाफ आदि शंकराचार्य, जिसका नाम लेके बहुत सारे कास्टिस्ट सो कॉल्ड जो आप भी आरोप लगाते रहते कि कुछ ब्राह्मण जातिवादी लोग हैं, बहुत सारे। नहीं, मैं ब्राह्मण नहीं बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ ब्राह्मणवादी, जातिवादी, मनुवादी। मुझे किसी जाति से प्रॉब्लम नहीं है, न किसी कम्युनिटी से। ब्राह्मण नहीं बोलता हूँ मैं, एकदम क्लियर कीजिए। ब्राह्मणवादी जैसे नक्सलवादी, जैसे आतंकवादी, जैसे उग्रवादी, वैसे ही ब्राह्मणवादी मतलब जो अपराधी हो। मैं आपसे सहमत हो कि आप ही के उसमें बात कह रहा हूँ कि जो ऐसे लोग हैं वो शंकराचार्य जी के नाम पे बहुत सारी चीज़ों को जायज़ ठहराते हैं। और आपको जान के हैरानी होगी, तमिलनाडु में एक मठ है कांची मठ, उनको ब्राह्मणवादी शंकराचार्य जो उस कांची मठ के आचार्य थे, उनको ब्राह्मणवादी अत्याचार झेलना पड़ा क्योंकि उन्होंने दलितों के घर में खाना खाना स्टार्ट कर दिया। कांची मठ से वहाँ के बहुत सारे दलित जुड़े हुए हैं और वो लगातार उनका 90% जो शूद्र और अछूत ही मंदिरों में चढ़ावा चढ़ाते हैं और वही जुड़े हुए हैं। हिंदू धर्म वही ढो रहे हैं। नहीं, मैं तो ये कहना चाहूँगा कोई भी किसी भी धर्म में अगर वो बिचौलिया आ जाता है, हिंदू धर्म में वो तो इंडियन फिलोसफी है ना, आप उसको सेमेटिक फिलोसफी क्यों बनाते हो? कोई गुरु आ जाता है, कोई पुरोहित आ जाता है भगवान और भक्त के बीच में, वो नहीं आना चाहिए क्योंकि, और कोई रिचुअल भी नहीं आना चाहिए। मतलब रैदास जी कह रहे हैं कि नहीं, मुझे समरसता बताइए, समरसता की जरूरत क्यों पड़ी? इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी तो है। नहीं, मैं मान रहा हूँ इसको, अगर इसको ये कहना कि गड़बड़ी नहीं है, साफ झूठ बोलना है। ये कहना कि भाई हमारे यहाँ ठहराव नहीं हुआ जिसके कारण हम गुलाम नहीं रहे। हम इतने लंबे साल अगर ये मानते गुलाम रहे हज़ारों साल, वो इसलिए रहे कि हमारे समाज में हम एक दूसरे से 1.5 फुट ऊँचे रहे, 1.5 फुट नीचे रहे, हमने एक दूसरे की हड्डियाँ तोड़ी है। तो जब दुश्मन सामने आया तो हमने मिल के सामना नहीं किया। तो ये कहना कि कोई कमी नहीं रही है, मुगल, क्योंकि हम धर्मों में बटे हुए थे, जातियों में बटे हुए थे। हाँ, मैं आपकी भाषा में कहना चाहूँगा बहुत सारे बहुजन समाज को कोई नरफ हो हमें कहानी वाली बात थी। उन्हें मतलब ही नहीं था पॉलिटिक्स से, क्योंकि कह दिया कि कल्पना जी जैसे क्षत्रिय होंगे, चाहे इनके बस की डंडा उठा के लड़ना नहीं है, ठीक है। जो ब्राह्मण होगा वही मंत्री होगा, चाहे उसका IQ 0 है। जो काबिल आदमी हो सकता था उसको जाति में बांट दिया कि ये तो इस जाति का काबिल वाला बनाएंगे। क्या लग रहा है ये जो सोशल मीडिया आया है और ये जो उथल पुथल मची हुई है, सब अपनी बातें लिख रहे हैं, इससे तनाव बढ़ रहा है या लोग एक दूसरे को समझ रहे हैं? हम लोग की कोशिश है कि लोग समझे। ये रेनेसा के बाद से इवोल्यूशन का दौर है और ह्यूमैनिटी विल बी द रिलीजन ऑफ 21st सेंचुरी। ये हम जितनी जल्दी समझ लेंगे उतना ही क्रूसेड से हम बचेंगे। आने वाले समय में जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि सांप्रदायिक ताकतें धर्म के नाम पर जिस तरीके से एक कट्टर राजनीति करने की कोशिश की जा रही है, ये इस देश के लिए, अस्मिता के लिए, इस देश के भविष्य के लिए ख़राब है। क्योंकि अगर आप आग लगाएंगे, एक्सट्रीमिज़म करेंगे, लगातार हर जगह से मांग उठ रही है। कोई कह रहा है इसको हिंदू राष्ट्र बना दो, कोई कह रहा है पंजाब में कि इसे पंजाब को खालिस्तान बना दो। कर्नाटक में कहा जा रहा है कि कर्नाटक में एक अलग वामपंथियों का दल है, वो कह रहा है हमें एक अलग राज्य घोषित कर दो, टूट जाए। बिल्कुल। और आज तमाम वो हथकंडे अपनाए जा रहे हैं और उसमें मैं इस देश की गंदी राजनीति को भी कहीं ना कहीं वो मानता हूँ और बाहरी ताकतों को भी।
जिसको इस देश का सेक्युलरिज्म लगातार, क्योंकि भारत से अगर सेक्युलरिज्म आप ख़त्म कर देंगे तो भारत मतलब मिनट भी नहीं लगेगा और ये टूटकर खंडित हो जाएगा। मेरा सवाल ये है कि जो गड़बड़ियाँ हैं, हर दुनिया भर में गड़बड़ियाँ रही हैं, कहीं रंग के आधार पे, कहीं नस्ल के आधार पे। भारत में जाति के नाम पे छूत भेदभाव हुआ, अपने ही धर्म के लोगों को, अपने ही धर्म के लोगों ने नीचे दिखाया। उसका सॉल्यूशन क्या है? क्योंकि आज क्या उसका ये सॉल्यूशन नहीं है कि सभी लोगों को बराबर का मौका दिया जाए, मंदिर हो या स्कूल हो या बिजनेस हो। वहाँ जाति का जो नाम पर जो एक्सप्लॉइटेशन है, देखिए ये सत्य है कि जो शूद्र और छूत हैं वन व्यवस्था में, उनको भी मुसलमान नहीं रोकने आ रहा है बिजनेस करने से कि तुम बिजनेस मत करो। उनको पढ़ने से मुसलमान नहीं रोकने आ रहा है कि तुम मत पढ़ो। तो ये कैसे खत्म होगा? क्योंकि आप लोग ब्राह्मण समाज से, और ब्राह्मण समाज मतलब मैं आपको खुल के कह रहा हूँ, अब मैं समाज पर आ रहा हूँ। इस देश में मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी और बिजनेस, इस सब में ब्राह्मण समाज की भागीदारी है। भागीदारी इतनी बढ़ गई है कि अब सुप्रीम कोर्ट में क्षत्रियों को जज नहीं बनाया जा रहा है, क्योंकि उनको पता है कि क्षत्रिय बीपी सिंह, अर्जुन सिंह जैसे हुए हैं जिन्होंने न्याय कर दिया। तो कह रहे कि नहीं, उनको साइड रखो। देखिए, आप जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं कि एक वंचित वर्ग रहा है बहुत लंबे टाइम से और उसको समान अवसर नहीं मिले, या अवसर भी भाई कैसे कैपेबल होगा जिसके पास कुछ था ही नहीं, तो वो कुछ भी नहीं कर पाया। और ये एक जातीय बायसनेस के कारण या सामाजिक ताना बाना जो हमारा खराब था उसके कारण रहा है। तो इसके कारण जैसे पहले वैदिक आरक्षण मिला था ब्राह्मणों को, हर चीज़ में सुप्रीम थे, ऐसे ही वैदिक आरक्षण मिला दलितों को, और उसमें बहुत मायनों में। कितना पढ़े लिखे हैं आप? सर मैं PhD मतलब RSS के लिए काम करो। मतलब मैं सुनिए तो मेरी बात भाई, मैं पहली बार किसी से मिल रहा हूँ जो इतना क्रिस्टल क्लियर है इस समाज की धारणाओं को लेकर। मेरी एक अपनी राय थी कि ब्राह्मण समाज के लोग कास्ट सिस्टम को नहीं समझते हैं, उनको लगता है कि हम गलत नहीं हैं। नहीं, देखिए जिसको चुभता है वो जानता है, ठीक है। अब हम लोग जैसे मैं RSS के लोगों से बहुत खिलाफ रहता हूँ। कई बार वो कहते हैं कि हम तो कास्ट सिस्टम मानते ही नहीं, हमने तो किसी से भेदभाव नहीं किया। तो वो इस बात को डिनाई कर रहे होते हैं कि कहीं भेदभाव नहीं है। वो गलत बात है। जो गाँव में रहे, यूटोपिया में जी रहे हैं वो। हाँ, वो यूटोपिया में जी रहे, उन्हें चुभा नहीं तो उन्हें दर्द का एहसास नहीं है। कोई चीज़ मेरे सामने हुई नहीं या मुझे किसी चीज़ की जानकारी नहीं, इसका मतलब वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो मैं नहीं कह सकता। जिसके खिलाफ इतना रिटेलिएशन है, और उनको ये समझना चाहिए कि दलित समाज का रिटेलिएशन किसको है? ये अपने धर्म में न्याय पाने की लड़ाई है, ठीक है। तो हिंदू हैं, मंदिर जाते हैं, मंदिर साफ करने का काम आज भी उनके हिस्से। मैं इसमें ऐड करूंगा कि जगत गुरु आदि शंकराचार्य की बात की तो एक समय ऐसा आ गया था हिंदू धर्म में जब लगातार गायों की बलियां और तमाम बलियां देनी शुरू कर दी, और हिंदू धर्म इतना आतंकित हो गया कि आदि सृष्टि में त्राहिमाम बच गया कि इस तरीके से तो हिंदू धर्म, और उसी समय बौद्ध धर्म अपने सर्वोच्च पे था, क्योंकि लोगों ने फिर हिंदू धर्म को छोड़ना शुरू कर मैं दिया। यहाँ करेक्ट करूँगा आपको। भारत में पाली, प्राकृत और बुद्धिज्म पहले है। सुनिए ना, कल्चरल हेजेमनी चेंज होता है। जैसे पहले इस देश में बुद्धिज्म था, ठीक है, 21 बुद्ध हुए। फिर इस देश में पुष्यमित्र शुंग के बाद ब्राह्मणिज्म आया, फिर एक के बाद एक राजपूत और ब्राह्मण राजा हुए। फिर इस देश में मुगल आ गए, मुसलमानों का दौर चला, फिर अंग्रेज आ गए, फिर डेमोक्रेसी आ गई। सिस्टम पे मैं बात करना चाह रहा हूँ कि जब अगर आदि शंकराचार्य ये काम कर सकते हैं कि धर्म में जो कुरीतियाँ थी उसको ख़त्म किया, तो मैं इस देश के सभी चारों शंकराचार्यों से इस बात पे मैं वो करूँगा, एम्फेसिस करूँगा कि इन लोगों को भी एक धर्म संसद पारित करना चाहिए। एक शंकराचार्य बन गए ओबीसी भाई। उसमें मनुस्मृति का खंडन करना चाहिए, और इस देश की जो सामाजिक कुरीतियां हैं, क्योंकि जब ये देश आज़ादी का 100वां साल मनाए तो मैं ये सपना देखना चाहता हूँ कि जब हम आज़ादी का 100वां साल मनाएं तो इस देश से मनुवाद और इस देश से कास्ट सिस्टम पूर्ण रूप से जो है वो अबॉलिश हो जाए। देखिए, हम लोग भी एक बहुत बड़ा अभी भेदभाव कर रहे हैं, लैंगिक भेदभाव। इस देश में सबसे ज़्यादा महिलाओं के साथ भेदभाव हुआ है, चाहे वो किसी जाति धर्म की हो। आप लोगों को क्या लगता है मैम कि महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में देखें तो सवर्ण समाज में कितने अधिकार मिले हैं महिलाओं को? देखिए, यदि देखा जाए तो यदि हम अभी ईमानदारी वाला बात चल रहा है। बिल्कुल कहने को तो ऑन फाइल तो ये है कि कंधे से कंधा मिला के चलती हैं नारियां, पुरुषों के बराबर है बिल्कुल, बट हकीकत में ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। कहीं ना कहीं एक ऑफिस में भी यदि कोई काम करता है, महिला साथ होती है तो कहा जा मतलब वो चाहते यही है पुरुष कि भाई महिलाएं आगे ना आए। जहाँ तक मेरा
जानना है। अच्छा, महिलाएं महामंडलेश्वर हो रही है, शंकराचार्य नहीं हो रही है ना? नहीं नहीं, अभी भी सबरीमाला का आप केस देखिए। तमाम इस देश में जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार हैं वो बढ़े हैं। और जब एक ऐसी सरकार आ जाती है जो बिल्किस बानो जैसे घटना में, जिस बिल्किस बानो भारत माता की बेटी के साथ बलात्कार होता है और उनके बलात्कारियों को बाइज्जत बरी करा जाता है, बताया जाता है कि ये ब्राह्मण है, संस्कारी हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये दिखाता है कि महिलाओं के खिलाफ एक महिला विरोधी सरकार गुजरात में है। और गुजरात से पूरे देश में अंकिता भंडारी तथागत बुद्ध पर भी सवाल उठे थे। सेंगर क्यों ना हो, कुलदीप सिंह सेंगर हो, चाहे वो अंकिता भंडारी का केस हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश में 2 दलित बेटियों पे अभी जो उनकी पेट्रोल डलाकर हत्या कर दी गई, बलात्कार कर, आखिर ये क्यों ऐसा है कि एक ऐसी पेट्रियार्कल, जब पितृसत्ता हावी होती है तो महिला, दलित और माइनॉरिटी। सब पेट्रियार्कल कहाँ से आया? पेट्रियार्कल आता कहाँ से? अब पेट्रियार्कल आता है जब हम अपने पितृसत्ता को सबसे उस पे रखते हैं, और जब हमें ये घमंड होता है कि अभी हम लोग सुनिए, ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग जब भी आएगी, जब भी पर्दा सिस्टम को मैं एक करेक्ट कर लूँ, सोचिए बुद्धिज्म में भी माइनॉरिटी पे अत्याचार बढ़ा है। बुद्धिज्म में भी महिलाओं का प्रवेश वर्जित था। धम्म में, संघ में महिलाएं नहीं थी, इसके लेकर आंदोलन हुआ और बुद्ध को मानना पड़ा और महिलाओं का प्रवेश हुआ संघ में। और बुद्ध ने उस समय, उसके बाद बुद्ध ने कहा कि कोई महिला तब तक चरित्रहीन नहीं हो सकती है जब तक कोई पुरुष चरित्रहीन ना हो। ये बुद्ध की लाइन थी। उसके बाद संघ में महिलाओं के अधिकार खुले। इस देश में रमाबाई नाम की महिला जो 7 समुंदर पार जाती हैं, जब समुंदर लांघना पाप था, और वो नर्सिंग का कोर्स करके आती हैं। उसके बाद यहाँ के जो कर्मकांडी लोग थे उन्होंने तमाम लेख लिखे उसके खिलाफ फूले साहब ने लेख लिखे। मैं पोस्ट मॉडर्नाइजेशन की बात कर रहा हूँ, मैं रिचुअल्स में नहीं जाऊँगा। क्या लग रहा है जो धार्मिक व्यवस्था है उसमें महिलाओं की भागीदारी कितनी बढ़ रही है? सारे कर्मकांड वो कर रही है, धर्म ढो बो रही है, लेकिन उनको अधिकार नहीं मिल रहा है। मैं अमूमन किसी मंदिर में पुजारी महिला नहीं देख रहा हूँ। जैसे किसी होटल में, 5 स्टार होटल में सेफ महिला नहीं है, घर में महिला खाना बना रही है। धर्म सारा पूजा व्रत, पति की लंबी आयु व्रत सब महिला के हिस्से हैं, पुजारी महिला नहीं है। माल जहाँ आ रहा है वहाँ महिलाओं की भागीदारी नहीं है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। भाई समाज में पहले कुछ कुरीतियाँ थी, लेकिन महिलाएं सुप्रीम जेंडर है। पहले तो मर्दों को ये मानना पड़ेगा। महिलाएं आधी दुनिया, और आधी दुनिया उनके कारण है, और जो पूरी दुनिया खूबसूरत है महिलाओं के कारण है। तो महिलाओं को रोक के जो सुप्रीम जेंडर है, उनकी एबिलिटी बहुत मायनों में साबित हुई है। इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी, बहुत अच्छी प्रधानमंत्री रही, आज तक एग्जाम्पल है। या कहीं भी गोल्डा मेयर। आपको नहीं लगता है उन लोगों के बारे में क्या कहिए? जब हिंदू कोड बिल बन रहा था जिसमें डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि महिलाओं को पिता और पति की संपत्ति में अधिकार मिलेगा, महिलाओं बिना तलाक दिए दूसरा शादी नहीं कर सकते हैं, इसको लेकर कारपात्री महाराज ने सबसे बड़ा आंदोलन किया, जो कि उस समय के बड़े धर्मगुरु थे। क्या डॉक्टर अम्बेडकर को, मैम से ले तो डॉक्टर आपको पता है इस देश में महिलाओं के लिए पहला स्कूल किसने खोला? नहीं। सावित्रीबाई फुले 1948 में, और फातिमा शेख। और उस पर जो धार्मिक लोग थे वो गोबर फेंकते थे कि महिलाओं को बिगाड़ रहा है। महिलाओं को पति और पिता की संपत्ति में पहला अधिकार दिलाया डॉक्टर अम्बेडकर ने 1900, जब वो कानून मंत्री बने, जब हिंदू कोड बिल आया। क्या ये सब बातें आप लोग को नहीं बताई जाती है अपने? नहीं, बातें बताई जाती है, लेकिन मैंने जैसा कि पहले भी कहा, ये सब चीज़ें फाइलों में ही रहती है, एक्चुअल में इसको प्रोसीजर में लाया नहीं जाता। आपको कैसा महसूस होता है अगर पिता और पति की संपत्ति में महिलाओं का जब अधिकार नहीं था, जब ये देश मनुस्मृति और वर्ण व्यवस्था से चलता था, और अब संविधान लागू है तो पिता की संपत्ति हो या पति की संपत्ति हो, महिला का उसमें आधा का अधिकार है। ऐसा है ना, जैसे माँ बाप के यहाँ बोला जाता है पुत्री को कि भाई तुम्हारा ससुराल घर है, तुम्हारा वहाँ अधिकार है। ससुराल में बोला जाता है कि तुम्हारा क्या काम है यहाँ पे, बेटों का जो कुछ है। तो महिला का अधिकार कहाँ है? एक्चुअल में कहीं भी नहीं है अधिकार। सिर्फ कहने के लिए है कि महिला के बहुत अधिकार है, पर कुछ महिलाएं ऐसी हैं कि जो कानून जानती भी नहीं है, वो अपने अधिकार का उचित। आप लोग नहीं चाहती हैं कि आप लोग धार्मिक स्थल हो या व्यापार हो, बिजनेस हो, सब जगह आपकी बराबर की भागीदारी? बिल्कुल चाहते हैं, बिल्कुल चाहते हैं। कई महिलाएं आगे भी बढ़ रही हैं, और पुरातन काल में आगे बढ़ी भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बढ़ी हैं। जैसे कि हम अपने देवी माँ को ही ले लें, शक्ति को। महादेव ने उनको आगे बढ़ाया, और शक्ति आज प्रकृति उन्हीं की बदौलत चल रही है, तो उन्हीं को ही नमस्कार प्रणाम करते हैं कि उनको सबसे आगे बढ़ाया। आप कह रहे थे कि अभी मैं इसमें राजनीति क्यों ला रहा था। जब आप प्रधानमंत्री संसद के पटल पे कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटियों को सेना में गस्टेड पद
नहीं दिया जाता है, रोक दिया गया है कि उनको सेनाध्यक्ष नहीं बनाया जा सकता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि सरकारों को ये इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, और सिर्फ कह देने से कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी का उत्थान करो, इससे नहीं होगा। आप तो सरकार हर बात को राजनीति पर ला रहे हैं, ये मोदी जी के विरोधी इस देश में नहीं, आप मैं मोदी से बहुत प्यार सोशल करता हूं। स्ट्रक्चर नहीं, अपने प्रधानमंत्री से आपका गलत धारणा है। हम अपने प्रधानमंत्री, मुझे गर्व है और हम बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए बार बार उनको बताते हैं, जताते हैं, हड़काते हैं कि भैया आप गलत राह पे जा रहे हो, यहाँ पे जाने के बाद आप सत्ता से उखाड़ दिए जाओगे। आप समरसता अभियान चलाते हैं, कैसे हिंदुओं को कैसे एकजुट कर पाएंगे आप लोग, जिसमें इतनी जातियां हैं, इतना भेदभाव है। आज भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मीडिया, जुडिशरी में SC ST OBC की भागीदारी नहीं है, वो लोग बहुत दूर हो रहे हैं, कैसे आप लोग एकजुट कर पाएंगे? देखिए, पहली दुनिया बात में कहीं एक धर्म के तो आपको मेरी एक बात एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि हिंदू धर्म का नाश जो हुआ है वो इस कारण हुआ है कि सब एक दूसरे से 1.5 फुट ऊंचे, 1.5 फुट नीचे। आपने जो सवर्ण जाति है, सो कॉल्ड या सामंती विचारधारा के लोग हैं, उन्होंने दलितों को आगे नहीं बढ़ने दिया, या उन्होंने अवसरों में कमी की, या उन्होंने अत्याचार किया, वो तो सब सुना होगा आपने। उसमें OBC के लोग भी बहुत सारे इन्वॉल्व है। नहीं, सब एक दूसरे से नीचे वाले पर अत्याचार कर रहे हैं, हम किसी को लेकिन इसमें एक और सोचनीय बात है। जैसे उदित राज जी एक पार्टी चलाते थे, और एक वाल्मीकि समाज के हमारे ओम प्रकाश जी उसके महासचिव थे पार्टी के, और तालकटोरा स्टेडियम में उसका अधिवेशन था। तो उन्होंने कहा कि मैं DDA में काम करता हूँ और मैं दिल्ली देहात से हूँ, वाल्मीकि समाज से हूँ, मेरे 4 लड़के हैं और मुझे नॉन वाल्मीकि लड़का चाहिए, और जो वो दहेज मांगेगा, मैं बहुत संपन्न फैमिली से हूँ, मैं उसको दहेज दूंगा, और मेरे एक बिटिया है, उस बिटिया के लिए नॉन वाल्मीकि लड़का चाहिए, और बेटे के लिए नॉन वाल्मीकि बहू चाहिए। जो है इस अधिवेशन में वो हाथ खड़ा करे। किसी ने हाथ खड़ा नहीं किया, उस व्यक्ति ने दुखी होकर इस्तीफा दे दिया। तो समरसता सभी स्तर पर बहुत जरूरी है। अच्छा, एक बात है, आपने एग्जाम्पल दिया, मैं मान गया, एक दलित भी दलित से भेदभाव कर रहा है, आपका कहने का मतलब ये है? पूरे हिंदू हाँ समाज। हाँ, मैं आज एक बात बताइए, नदी ऊपर से नीचे बहती है कि नीचे से ऊपर जाती है? मैं आपसे ये कह रहा हूँ ना। नहीं, मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना सर। ये जो भी है, नदी ऊपर से, जिस दिन इस देश का ब्राह्मण समाज जो लीडिंग पोजीशन पर है, चाहे वो मीडिया हो, जुडिशियरी हो, कॉलेज, यूनिवर्सिटी हो, ब्यूरोक्रेसी हो, तय कर लेगा कि हमको इस देश में जातिवाद खत्म कर देना है, समरसता लाना है, आपको लगता है कोई रोक लेगा? नहीं, ऐसा नहीं। सुप्रीम कोर्ट में जज आप हैं, TV अखबार में एंकर आप हैं, किताब आप लिखते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर आप हैं। मैं आपसे फिर बात घर का गार्जियन सुधर जाएगा तो दूसरे की हिम्मत है जी। फिर आप एक तरफ तो बात करते हैं कि देश संविधान के हिसाब से चलाना चाहिए, और दूसरी तरफ जो मनोवादी व्यवस्थाएं हैं उनको भी सपोर्ट करे। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी ये तय करने वाला ब्राह्मण कोई नहीं है, उसे कोई विधिक अधिकार नहीं है ये तय करने का। अगर आप यही उसी दौर में वापस लेना चाहते तो फिर मध्यकाल में चले जाएंगे। नहीं, इस हकीकत को तो मानेंगे ना कि आज जो तमाम इंस्टीट्यूशन हैं इस देश के, जो की सर, आप मान लिए किसी जिला के SP हैं, तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी है ना कि उस जिला को ठीक रखें। संविधान आज ये फैक्ट है, ये इसको जाति जनगणना इसीलिए मांगा जा रहा है कि पता तो चले कि किस कम्युनिटी का कितना रिप्रेजेंटेशन है। तो मैं फिर इस बात पर अडिग हूँ, मेरे पास डेटा है, चाहे PMO हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वाइस चांसलर हो, चाहे टॉप टू 10 मिनिस्टर्स हों, कैबिनेट मिनिस्टर्स हों, ये सब ब्राह्मण समाज के लोग हैं, और उनसे उम्मीद की जाती है कि वो इंसान बने, और वो घर का गार्जियन है जो, वो कम से कम बुराइयों के खिलाफ लड़े। दूसरा, आपकी ये शिकायत भी जायज़ है कि कुछ इंस्टीट्यूशन, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी मामला है कि तमाम देश के तमाम, मैं सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटी, मैंने ये महसूस किया है कि यूनिवर्सिटियों में ये मामला मौजूद है जहाँ मौजूद नहीं होना चाहिए। हैरानी की बात है। और अभी आज भी नॉट फाउंड सूटेबल, पहले था कि नॉट अवेलेबल, अब कहते हैं नॉट फाउंड सूटेबल। अरे भाई साहब, कौन करा? एक ईमानदार स्वीकृति कर रहा हूँ कि अभी हम लोगों ने भी इस बारे में आवाज़ उठाई है, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में हमने पाया। पहले हम लोग आप जैसे लोगों को काउंटर करते थे, कहते थे कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, आप गलत कह रहे हैं। लेकिन मैं आपके चैनल पे, मतलब आपके विचार से कई बार सहमत होता हूँ, कई बार असहमत होता हूँ, लेकिन ये सही बात है। इस बार हम लोगों ने भी आवाज़ उठाई है अपने इस स्तर पे कि भाई ये क्या भेदभाव है। आप उन सब लोगों को, आप इतने पढ़े लिखे हो, आप यूनिवर्सिटी में हो, और आप एक कास्टी से अप्रोच के साथ काम कर रहे हो, तो ये बंद होना चाहिए। सर, जाति नहीं जाती है, जो जाति का लाभार्थी है उसको नहीं छोड़ना चाह रहा है, जो जाति का बेचारा, आप बताइए जाति कौन खत्म करेगा, जो लाभार्थी है या जो पीड़ित है? नहीं, जाति तो खत्म करनी होगी ना, लाभार्थी। जिम्मेदारी किसकी है? नहीं, दोनों की है।
पीड़ित कैसे खत्म करेगा सर? नहीं नहीं, पीड़ित तो आप मेरा पूरी बात सुनिए ना। बिहार में सबने सरनेम लगाना छोड़ दिया, क्योंकि जाति चेक एंड बैलेंस हो गया ना। जब कोई चीज़ ज़्यादा बढ़ जाती है, आपके पास भी रिवॉल्वर है, मेरे पास भी रिवॉल्वर है, तो जितना डर मुझे आपसे गोली खाने का उतना आपको भी मुझसे, तो हम दोनों रिवॉल्वर निकाल के झगड़ा ही नहीं करेंगे। तो जाति इस देश का यथार्थ है, जाति खत्म नहीं हो सकती, लेकिन जातीय भेदभाव या जातीय जो एक जाति को दूसरी जाति द्वारा डोमिनेट करना या उसको समान अवसर नहीं देना, ये संविधान के खिलाफ है। ये ख़त्म होना चाहिए और इसमें प्रयास किया जाना चाहिए, और इसके लिए भारत सरकार को प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अब सरकार जो है सर, मैं इसको लॉ एंड ऑर्डर का मामला नहीं मानता हूँ, मैं इसको एक सोशल मामला मानता हूँ, जो हमको और आपकी जिम्मेदारी है। नहीं, मुझे ऐसा लगता है। मैं आपसे मेरा दूसरा सवाल है, क्या आपको नहीं लगता कि भाई कुछ ऐसे लोग हैं कि सामाजिक समरसता भी आई है, वर्ग सहयोग भी हुआ है, कुछ तो हुआ है? सुनिए ना, सरकारी इंस्टीट्यूशन में कानून संविधान की वजह से बिल्कुल जातिवाद खत्म हो गया है। संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट में SC ST OBC की भागीदारी ठीक ठाक है। SC ST तो एकदम रिजर्व है, रहेगा ही रहेगा। विधानसभा में रिजर्व है, रहेगा ही रहेगा। मेरा सवाल है, जो लोग बड़े पदों पर हैं, जो लोग अब जातिवाद गांव में नहीं है। मेरे पिताजी को कोई एक थप्पड़ नहीं मार सकते हैं, तो घींच के 2 थप्पड़ रख देंगे। अब जातिवाद महीन हो गया है सर। अब जातिवाद मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और बिजनेस में आ गया है, जो पावर सेंटर्स हैं, जहाँ से देश चलता है। अब सवर्ण समाज के लोग बिल्कुल गांव में जातिवाद नहीं करते हैं। अब गांव में जो जातिवाद कर रहा है वो किसान जातियां हैं, वो भी सी कम्युनिटी के लोग हैं। लेकिन जो महीन जातिवाद है, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मीडिया, जुडिशियरी, पावर सेंटर, जो लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं कि यहाँ खत्म हो, जब यहाँ खत्म हो जाएगा तो देश बेहतरीन हो जाएगा, उसको लेकर मेरी एक राय बनी हुई है। मुझे तोड़िए उस राय को कि जो जितना पढ़ा लिखा सवर्ण है वो उतना महीन जातिवादी है। नहीं, आप जनरलाइज नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी आप कुछ हद तक, जैसे यूनिवर्सिटी वाले मामले में मैंने माना ना कि बड़े हैरानी की बात है कि ऐसा कुछ चल रहा है। हम लोगों ने भी वहाँ विरोध जताया यूनिवर्सिटी में। पहले हम लोग इसको सिरे से खारिज ही करते थे कि ऐसा हो ही नहीं सकता किसी सेक्शन। सर, मैं डेटा दे रहा हूँ आपको। 90% इस जेल में जो कैदी हैं वो SC ST OBC के हैं। 90% जज जो है इस देश में सवर्ण समाज से हैं। इस देश में कॉलेज, यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर 90% से ज़्यादा जो पद हैं उस पर सवर्ण समाज के लोग हैं। छात्र 90% SC ST OBC के हैं। उनके साथ भेदभाव होता है। रिटेन में वो 70 ले आते हैं, ओरल में उनको 4 नंबर दिया जाता है। JNU जैसे लेफ्टिस्टों का घर है, JNU में 4 नंबर से ज़्यादा देता ही नहीं SC ST OBC को वाइवा में। जो लेफ्टिस्टों का घर है, जो अपने आप को सो कॉल, इसलिए हम कहते हैं कि जो जितना पढ़ा लिखा सवर्ण है वो उतना महीन जातिवादी, जिसको लेफ्टिस्ट है वो दिन रात मार्क्स लेनिन की बात करते हैं। मीडिया में जो लेफ्टिस्ट है उनसे बड़ा जातिवादी। अरे तो मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ कि विचारधारा कोई हो, जाति सबसे अहम है। हाँ, तो ये टूटना चाहिए। कोई BJP में SC ST OBC के लोग हैं, वो गैर सवर्णों के लिए बहुत काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको जाति का दर्द पता है। मोदी जी भागीदारी दे रहे हैं, OBC, पिछड़ा, दलितों का CM बना रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया भागीदारी देनी पड़ेगी इनको। मैं किसी पार्टी के समर्थन नहीं हूँ, खिलाफ में हूँ। ये जो जिस कम्युनिटी का आदमी, जैसे BSP में जो ब्राह्मण समाज से है वो अपने कम्युनिटी का सोचते हैं, तो हम लोग इंसान होकर कब सोचेंगे, जाति से कब ऊपर उठ के सोचना। मैं वाइस चांसलर हूँ, प्रोफेसर हूँ, जज हूँ, तो मुझे तो जाति छोड़नी पड़ेगी ना सर। इसमें आप जैसे लोगों को एक्टिव रहना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत लंबा टाइम लगने वाला है, बहुत जल्दी नहीं होने वाला। क्योंकि आप देखिए ना, बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी में, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता, दलित समाज से केवल वो लोग प्रतिनिधि लिए जाते हैं जो यस-मैन हो। वो नहीं कि जो पार्टी की दल की बात दलितों में करे और दलितों की बात दल में करे। ये बहुत मार्केबल बात है, जो हम लोग भी लगातार अपने प्लेटफॉर्म से उठाते हैं कि जानबूझकर SC ST OBC के ऐसे नेताओं को चुना जाता है जो यस-मैन हो। लेकिन ये यस-मैन होने के पीछे उनकी अपनी कमजोरी है। उसमें वो पार्टी क्या करे, वो थोड़ी मना करते कि तुम अपने कम्युनिटी की बात मत उठाओ, तो वो मानसिक रूप से एक गुलामी है। नहीं, इसमें दलित समाज को काम करना चाहिए ना। आपको पॉलिटिकल पार्टियों पे प्रेशर बनाना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी तो जनमत से चलती है। जैसे आपने अध्यादेश, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अध्यादेश लाके बदलवा दिया, तो आप इसको भी कम से कम इसमें भी दबाव बनाइए, सभी पॉलिटिकल पार्टियों पे दबाव बनाइए। लेकिन सवर्ण समाज जो, बताइए, आपके घर में एक भाई है, उसका हमने पैर तोड़ दिया, तो हमारी जिम्मेदारी है ना कि उसको व्हील चेयर दिया जाए। सवर्ण समाज की क्या नैतिक जिम्मेदारी है? मैं नैतिक बात, कानूनी छोड़ दीजिए, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? देखिए, जो भी मैंने आपको कहा ना कि एक दूसरे से जो 1.5 फुट ऊंचा समाज बनाया था, उसके कारण हमने इतनी लंबी गुलामी झेली। और अभी हमारा दलित समाज भी जब वो क्रिश्चियन बन जाता है, मतलब जब वो मुस्लिम बन जाता है, तो वहाँ पे भी दलित क्रिश्चियन एक मूवमेंट चल रहा है, दलित मुस्लिम एक मूवमेंट चल रहा है। तो दलित समाज हिंदू धर्म से बाहर जाने के बावजूद भी उस
जो उनके ऊपर एक टैग लगा दिया है या जो उनके लिए लोग बायस्ड हो गए सोसाइटी, उससे बाहर नहीं निकल पाता। अच्छा, दलित को तो फिर भी छोड़ दीजिए, अनटचेबल थे। ये जो जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा है, जो किसान जातियाँ हैं, ताकतवर है, इसी हिंदू धर्म के सबसे बड़े यही चंदा देने वाले लोग हैं, इनके साथ भी वही भेदभाव हो रहा है। नहीं, पुजारी नहीं बन सकते हैं इसमें नहीं, वो अलग बात है, लेकिन आप जज नहीं है आप। सर इसका दूसरा वर्ष भी है। मैं आपको कह रहा हूँ हरियाणा में दलितों को जाट मार रहा है या ब्राह्मण मार रहा है। नहीं, दलित छोड़ रहा हूँ मैं, दलित तो सबसे, देखिए दलित तो सबसे निचले पायदान पर, उसके साथ तो हर कोई अत्याचार कर रहा है। मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ जो हिंदू धर्म को ढो, मैं एक समझना चाह रहा हूँ, जो हिंदू धर्म को ढो रहे हैं, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, कुर्मी, कोयरी, कुशवाहा, किसान जातियाँ हैं ये, इनके साथ इनको कब न्याय मिलेगा? ये भी जज नहीं है, ये भी प्रोफेसर नहीं है, ये भी बिजनेसमैन नहीं है। मैं आपके सवाल का रिवर्स जवाब देता हूँ। अगर जाट समाज को उनकी संख्या के हिसाब से ना आप आर्म्ड फोर्सेज में रिजर्वेशन दे दीजिए, उससे ज़्यादा है। जीडी हैं सर, जीडी हैं, सुनिए तो मेरे पास डेटा रहता है, जीडी हैं मतलब जवान हैं, एयर चीफ मार्शल, लेफ्टिनेंट कमांडर। सर एनडीए के एग्ज़ाम में इंटरव्यू में जाति पूछ ली जाती है, किस तुम्हारे घर में कोई था इससे पहले लेफ्टिनेंट? तो नहीं, उसके बाद उसका एनडीए में सिलेक्शन नहीं होता है। ये मेरे पास 150 करीब फैक्चुअल आंकड़े हैं SC ST OBC के किसान जातियों। अगर आप सही कह रहे तो आपको इसके बारे में एक ऑर्गेनाइज आंदोलन चलाना चाहिए, क्योंकि ये हटना चाहिए। और ये मुझे लग रहा है कि अभी जो औपनिवेशिक मानसिकता सेना में भी बहुत है, पुलिस में भी बहुत है, इसके कारण भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही है। एक बात नहीं मानेंगे सर कि धर्म जिस धर्म में सब जी रहा है, उसी धर्म के लोग उसी धर्म के वाले को लोग के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। नहीं, मैं तो मान रहा हूँ ना, ये आंतरिक न्याय की लड़ाई है, उसमें आप कैसे मुसलमान को दोषी ठहराएंगे, PFI को दोषी ठहराएंगे, जब SC ST OBC जो हिंदू है उसी के आरक्षण का विरोध सवर्ण समाज का हिंदू कर रहा है, जो लाभार्थी भी है। देखिए, आरक्षण का तो आप विरोध जो हिंदू समाज कर रहा है वो गुमराही में पड़ के कर रहा है ना। हाँ, क्योंकि आरक्षण का तो विशेष रूप से दिए जाने के कारण था। जब हमारे परिवार में एक भाई विक्टिम है, आप ही ने बोला, तो वो विक्टिम था, तो उसको ये नहीं कह सकते आपकी एक टांग तोड़ दी है। परिवार में 2 भाइयों ने मिलकर छोटे भाई की टांग तोड़ दी, तो हम दौड़ लगा रहे तो बराबर वो तो उसको तो व्हील चेयर दे। बात करेंगे हम, जब आप कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना हम कर रहे हैं कि हम इस देश को हिंदू राष्ट्र बना देंगे, तो आज तो माइनॉरिटीज़ हैं देश में, तो लेकिन जब ये देश मान लेते हैं चलिए कि हिंदू राष्ट्र बन जाता है, तो हिंदू राष्ट्र में किसकी हेजमनी आ जाएगी, किसकी मोनोपोली आ जाएगी? आप आज कह रहे हैं हिंदू धर्म में किसकी हेजमनी है? वही कह रहा हूँ, किसकी है? ब्राह्मणों की है। और आप सहमत हैं? नहीं, मैं इसकी बात से सहमत नहीं हूँ। किसकी हेजमनी है? मैं इसलिए सहमत नहीं हूँ कि अभी ब्राह्मण जो नए इसमें अभी एकोमोडेट हुए हैं, और ब्राह्मण ऐसा नहीं कि सामाजिक समरसता को बढ़ावा नहीं दे रहे, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे सहयोग के भी उदाहरण हैं। अभी सारे समाज को मिलके काम करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने कहा ना, लड़ाई तो घर के अंदर की है। आप क्रिश्चियन बनने के बाद नहीं, आप इनकी बात से मैं सहमत हूँ। जब ये देश यूनियन ऑफ स्टेट्स है और हम कहते हैं कि भारत है, तो इसको कोई स्पेसिफिक नाम दे करके आप उसी मनुवाद के एजेंडे को आप गाए भगाए, आप भूले बिसरे भटके, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन उसी बाबा आदम के ज़माने की ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग को आप ढो रहे हैं। आप अगर कहते हैं कि एक हम ऐसा समाज बनाना चाहते हैं जहाँ पर इक्वालिटी हो, जहाँ पर कास्ट सिस्टम ना हो, तो हमें किसी धर्म कहाँ बाधा है? क्यों नहीं? कौन सा धर्म कहता है कि भेदभाव है? आज अभी मैं किसी को सुन रहा था तो वो कह रहे थे कि 27 देश जो है वो मुस्लिम देश हैं, उसके बाद से इसलिए हमें भी हिंदू राष्ट्र हो जाना चाहिए, या क्रिश्चियनों के देश हैं। मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि जिस देश में हिंदू राष्ट्र, दिक्कत क्या हो जाएगी? क्या दिक्कत इसलिए हो जाएगी, संविधान इम्प्लीमेंट हो जाए। नहीं, दिक्कत इसलिए हो जाएगी, और सबसे बड़ी दिक्कत इस देश के दलितों को होगी। आप मानिए इस बात, वो बुद्धिस्ट हो जाएंगे। क्यों बुद्धिस्ट हो जाएंगे? आप क्यों नहीं? आप मानते हैं कि दलित हिंदू नहीं है? नहीं, दलित जो हिंदू है उनकी बहुत दुर्दशा है रे भाई। आज जो बुद्धिस्ट हो गए हैं वो बहुत अच्छे स्थिति में। दलित हैं वो हिंदू हैं। आप एक मिनट, ये तो आप मनुवादियों के सामने घुटना टेकना सिखा रहे हैं दलितों को। बिल्कुल, आप घुटना टेकना सिखा रहे हैं। अरे वो गौरव में इतिहास है। सम्राट इसी हिंदू धर्म में दलित रहेगा और अपना हक और अधिकार लेके रहेगा, और क्रांति आएगी। कैसे ले लेगा? धर्म अरे सर, गुड़
खाए गुलगुल्ला से परहेज। नहीं कहूँगा। इनसे सहमत हूँ जो इन्होंने बात की है। नहीं, लेकिन एक बताइए, जब मैं आपका धर्म मानूंगा, हिंदू धर्म मानता हूं, अगर मैं सुनिए, अगर मैं हिंदू धर्म मानूंगा तो गुड़ खाए गुलगुल्ला से परहेज नहीं चलेगा ना, मुझे वर्ण व्यवस्था मानना पड़ेगा। और वर्ण व्यवस्था के हिसाब से मैं अछूत पैदा हुआ हूँ, मैं अछूत हूँ। आप मेरी बात सुनिए, देखिए मेरे नहीं ये अलग बात है। एक मिनट भाई साहब, आपने बोल लिया, अब हमें मौका दे चली आ रही है। नहीं ये देखिए असली बात बोले। मैं बताती हूँ क्या असली बात की बात नहीं है, जो सच्चाई है वो बता रही हूँ। शिव जी कहते हैं ना कि शास्त्र जो है शस्त्र की रक्षा करता है और शस्त्र जो है राष्ट्र हित की रक्षा करता है, ठीक है ना। तो जो भगवान ने ये चीज़ें बनाई थी वर्ण व्यवस्था की, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, तो इसमें तो ये तो सभी जानते हैं होना चाहिए, नहीं ये रहना चाहिए नहीं, ये शुरू से ही बनी आ रही है, अब रहना चाहिए। ये जो मैं इनसे डिसएग्री हूँ, मैं इससे डिसएग्री इसलिए हूँ कि ये जो इस तरह की बात कह रहे हैं, उन्हें कम से कम आदि शंकराचार्य का उदाहरण लेना चाहिए। जब आदि शंकराचार्य को और भगवान शिव का जब डिबेट हुआ, उन्होंने आदि शंकराचार्य ने कहा, जो प्रचलित ब्राह्मणवादी या मनुवादी जिसको आप कहते हो उस मानसिकता के तहत, हे चंडाल आप हट जाओ, 2 कुत्ते के साथ हो और मैं गंगा स्नान के लिए जा रहा हूँ, आपकी छाया अगर मेरे पे पड़ी तो मैं अपवित्र हो जाऊँगा। तो उन्होंने कहा कि किसकी बात कर रहे हो तुम, घड़े सोने के घड़े में शराब है या मिट्टी के घड़े में शराब है तो शराबी। तुम मेरे इस शरीर को जो पंचभूत से बना है इसकी बात कर रहे हो या जो अंदर जो आत्मा है उसकी बात कर रहे चलिए, अध्यात्म की बात बहुत, मैं एकदम मोटा मोटी सवाल, हम सब पोस्ट मॉडर्नाइजेशन में जी रहे हैं, आज के दौर में जी रहे हैं, पीछे क्या हुआ नहीं हुआ सबके बाप दादा गलतियां करते हैं। हम लोग एक न्यू जनरेशन के नाते इसको ख़त्म करना चाहते हैं। हम लोग को लगता है इस देश के तमाम जो जिनको धर्म ने शूद्र और अछूत कहा था, जिसको डॉक्टर अंबेडकर के संविधान में SC ST OBC कहा गया है या माइनॉरिटी कहा गया, उनको लगता है कि अगर संविधान इम्प्लीमेंट हो जाए, रिजर्वेशन का प्रावधान जो कि डाइवर्सिटी का प्रावधान है, जो कि रिप्रेजेंटेशन का प्रावधान है, इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो देश बेहतर हो जाएगा। इस सवर्ण समाज के मन में ये बात कब तक जाए, उनको लगता है कि आरक्षण से हमारा नुकसान हो रहा है। हो सकता है हो भी रहा हो, क्योंकि जिनको 100 रोटी मिल रही थी उनको 50 रोटी से समझौता करना पड़ रहा है। लेकिन लॉजिक ये भी है कि जिनको 100 रोटी मिल रही थी उनकी संख्या 10 है, और जिनको 90 रोटी पर जिनका कब्जा था उनकी संख्या 10 है, और जिनका संख्या 90 है उनको बेचारे को 10 रोटी दिया जा रहा है। तो सवर्ण समाज का एक आत्ममंथन चल रहा है कि जो गलतियां हुई हैं, जो गैर बराबरी है, उसको दुरुस्त किया जाए और एक भाईचारा बनाया जाए। नहीं, इसमें आत्ममंथन चल रहा है। और कुछ लोग क्या है, इसमें दिक्कत क्या है कि राजनीतिक प्रेरित जो जातिवादी है बहुत सारे लोग, उनका रिटेलिएशन है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि आरक्षण हुआ तो मेरा हिस्सा खाया गया है, जबकि ऐसा नहीं है। हो सकता है कि वो सो कॉल्ड जो स्वर्ण कास्ट का ऐसे आरोप लगा रहा है वो कैपेबल ही ना, उसने कंपटीशन पास ही ना किया। तो अपने ही लोगों से पिछड़ते हैं जो 50% तो सीट ऑलरेडी है। नहीं, उसके बावजूद भी कई बार क्या होता है, कोई बहुत बेहतरीन डॉक्टर होता है, उसको कहते हैं ये तो कोटे से बहुत बेहतरीन कोई किताब लिख देता है। मैं जानता हूँ, तो इलॉजिकल सवाल। तो ये जातिवाद पूरी तरह से गया नहीं है, समाज सुधार पूरी तरह से हुआ नहीं है। दोनों तरफ उसका रिटेलिएशन है, मतलब दोनों तरफ उसके लेके चीज़ें हैं। लेकिन एक बात आपको माननी पड़ेगी, कुछ ऐसे लोग भी हैं, अब ये भाई साहब मेरे बिल्कुल अपोजिट है, मेरे विचारों के बिल्कुल अपोजिट है, लेकिन ये भी इस बात पे एग्री है और मैं भी इनसे इस बात पे एग्री हूँ कि सुधार होना चाहिए। ये तो खुद ब्राह्मण समाज। अच्छा, मेरा एक सवाल है, ब्राह्मणों के लिए एक बड़ा धर्म संकट है। वो लिबरल हों तो उनका समाज उनको गाली देता है, और लिबरल होने के बाद भी जो पीड़ित समाज है वो भरोसा नहीं करता है। क्या ये भी एक बड़ी वजह है कि वो आगे नहीं आना चाहता? नहीं, मैं आपको एग्जांपल दूंगा। सारे बड़े दलित नेता उठा लीजिए, उनके आसपास आपको ब्राह्मण मिलेंगे, ठीक है। नंबर 1 बात, अगर ब्राह्मणों के मन में ऐसा होता तो मैंने क्या कहा, पूरी तरह कुछ ना कुछ तो रिजर्वेशन है ना कहीं। कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत हार्डकोर है। हाँ, फर्जी पर आ गए। नहीं, फर्जी पूरे महाराष्ट्र में कहीं भी अम्बेडकर टाइटल नहीं है। अरे आप फिर हम ही पढ़े लिखे हैं। महादेव अंबेडकर उनके गुरु थे, मानते हैं कि नहीं? उन्हीं का महादेव अंबेडकर के टाइटल को, अरे भाई साहब, पूरे महाराष्ट्र में किसी कम्युनिटी का टाइटल अंबेडकर नहीं है। अंबेडकर कहाँ से आ गया? बता रहा हूँ ना। सुनील अंबेडकर का भी नहीं है, सुनील अंबेडकर का भी नहीं है, सुनील अंबेडकर का भी नहीं है। अंबेडकर को दिया, बताओ। चलिए, मैं मतलब ये जो साहब ने जो इतना बेहतरीन खूबसूरत तोहफा मतलब देश को दिया, गायकवाड़ साहब, साहू जी महाराज नहीं थे। ये देश संविधान से चले, रूल ऑफ लॉ से चले, ये किसी धर्म ग्रंथ, किसी किताब से ना चले, क्योंकि जब रूल ऑफ लॉ से चलेगा, आज आप देखिए बुलडोजर का दंश, आपने भी बताया किस तरीके से, आप जब लोगों का घर टूटता है तो लोग तालियां बजाते हैं, और आज जब मुझे नहीं पता इस पूरी बातचीत से
क्या आपको समझ में आएगा। तो इसलिए मुझे जो समझ में आ रहा है वो ये आ रहा है संविधान कि हमें बातचीत करनी। कई बार मैं बहुत ज़्यादा अपने आप में सोचने लगता हूँ कि मैं कहीं बहुत ज़्यादा जातिवाद के खिलाफ मैं बहुत वोकल तो नहीं हूँ। मैं कई बार खुद से सवाल करता हूँ कि क्या मैं किसी मतलब बायस तो नहीं हो रहा हूँ, मैं कोई पूर्वाग्रह से ग्रसित तो नहीं हूँ, क्योंकि मैं जिस कम्युनिटी में पैदा हुआ हूँ सिर्फ उसी कम्युनिटी की बात ही क्यों कर रहा हूँ। मुझे दूसरा पक्ष समझने का भी मौका चाहिए, दूसरे पक्ष से लोगों से बात करनी चाहिए। उसी कड़ी में मैंने बातचीत की थी। मैं फिर कह रहा हूँ कि जाति अभी जाएगी नहीं, लेकिन सवाल यही है कि दो लड़ाइयाँ हैं, एक वर्चस्ववाद की लड़ाई है और एक समता की लड़ाई है। जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं वो समता चाहते हैं, इक्वालिटी चाहते हैं, और जो वर्चस्ववाद के खिलाफ वो बोल रहे हैं, खड़े हो रहे हैं। इसलिए फ़िलहाल मेरी निजी राय है कि मैं अभी बहुत एक रिमार्क है, मैं इससे आप सिर्फ समता ही नहीं, आपने कहा ना जातिवाद महीन हो गया है, आप ही की बात को मैं कह रहा हूँ, समता के साथ ममता की भी ज़रूरत है, तभी मतलब ठीक है। समता तो हो गया कि भाई मैं बाध्य हूँ, तो मतलब बाघ मेमने पर रहम करे ना सर, मेमना क्या रहम करेगा बाघ मैं पर? वो नहीं कह रहा। बाघ अगर किसी मजबूरी की वजह, मतलब मैं हेलमेट पहन रहा हूँ क्योंकि चालान हो जाएगा, इसलिए नहीं कि मेरी सिर की सेफ्टी है, तो ये गलत है। तो मेरा कहने का मतलब है जो सामाजिक समरसता है, जैसे जातिवाद का जो छुपा हुआ समानता समरसता में बड़ा अंतर है सर, बहुत अंतर है। समान समरसता का मतलब होता है आप व्यवस्था को एक्सेप्ट कर लीजिए। व्यवस्था नहीं, नहीं। समरसता मतलब होता है कि रुकी हुई व्यवस्था। समरसता के समानता का मतलब तो इक्वालिटी, एकदम सेम मतलब सेम। होता है बराबरी करना। मेरा हमारी बहन हमारी माँ बराबर फैसला लेंगी हमारे बाप और भाई की तरह। हमें उस व्यवस्था से मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि किसी दंड के वजह से मैंने मान लिया कि ये चीज़ मुझे माननी है, मैं बाध्य हूँ, लेकिन अंदर से नहीं मान रहा, एक्सेप्टेंस नहीं, इंटरनल एक्सेप्टेंस ये गलत है। तो अगर मान लीजिए किसी ने मान लिया, मुझे लग रहा है कि मुझे आपको गाली देनी चाहिए और जातिवादी विचारों से प्रेरित होकर, लेकिन मुझे पता है कि आप SC ST एक्ट लगा दोगे, मैं दे नहीं रहा, पीछे जाके दूंगा। तो ये मेरा कहने का मतलब ये है कि इंटरनल एक्सेप्टेंस हो। हाँ, इंटरनल एक्सेप्टेंस। अगर मैं आपसे समरसता मानता हूँ समाज में, जैसे उन्होंने भाई ने समरसता शो की ना कि भाई मैं ब्राह्मण समाज से हूँ, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं, कोई उसमें नहीं है, तो वो समाज को सुधरना चाहिए और उसे मतलब मन से एक्सेप्ट करना चाहिए, यानी कि कानून के भय से नहीं होना चाहिए। मैं इतना कानून के वैसे तो यूनिवर्सिटी में आपको सीट मिलनी चाहिए, नहीं मिल रही। उन्होंने लोग सोचिए, जो लोग कानून भी नहीं मान रहे, उनको लगता है कि वो मानवीय। डॉक्टर अंबेडकर को राजेंद्र प्रसाद ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कहा कि डॉक्टर अंबेडकर आप हर चीज़ को कानून में क्यों तब्दील कर रहे हैं, हमारा समाज एक दिन लिबरल होगा, मानवीय होगा। डॉक्टर अंबेडकर की लाइन है कि मिस्टर प्रेसिडेंट, मैं आश्वस्त हूँ कि आपका समाज कानून के बाद भी नहीं मानेगा। और आज पूना पैक्ट के बाद हो रहा है, गांधी जी ने वचन दिया था डॉक्टर अंबेडकर को कि हमारी आने वाली नस्लें इस रिजर्वेशन के पद्धति का सम्मान करेंगी, जो पूना पैक्ट हुआ। लेकिन आज देखिए कि कोई गांधी जी को मानने के लिए तैयार नहीं, तो पूना पैक्ट की तो बात छोड़िए। ये कहूँगा कि आप अगर कह रहे हैं कि कैसे दलितों को आगे लेकर आया जाए और वो भी जो है जज बने, वो बने, तो सबसे पहला काम करना पड़ेगा। और आपको ये, क्योंकि आप लगातार इसको एक एक्टिविज़म की तरफ फॉलो कर रहे हैं और लगातार शुभकामनाएं भी हैं आप जैसे, और आप बिल्कुल आप वो मत होइए कि आप एक तरफा हो रहे हैं। आप एक मशाल लिए खड़े हैं और हमें गर्व है कि आप इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो हम काम कर सकते हैं वो पहले मूलभूत चीज़ों से, क्योंकि आज भी करोड़ों दलित गरीब हैं, पहले वो मूलभूत चीज़ों को, रोटी कपड़ा मकान पहले पाएंगे, तब वो शिक्षा के मंदिर में जाएंगे। तो पहला सरकारों का काम है, हमारा काम है कि हम पहले उनको गरीबी से निकल, हमारे महापुरुषों ने कहा कि आधा पेट खाओ लेकिन स्कूल जाओ। तो जब तक स्कूल नहीं जाओगे तब तक लड़ाई नहीं समझ में। देखिए भूखे तो, सुनिए ना भाई, भूखे तो हमारे बाप दादा तब भी नहीं मरे जब हम मरी गाय का मांस खाते थे। हमारे हिस्से में गाय का मांस भी मरा आता था, तब भी हमारे बाप दादा नहीं मरे। एजुकेशन नहीं था हमारे। हाँ, पहले लिटरेसी रेट इनकी बढ़े, पहले शिक्षा के मंदिरों में जाएं, तब कहीं जाकर के जब शिक्षित होगा, हो सकता है कि आपको और हमको इनके अधिकार की हो सकता है कि बहुत बोझिल हुई हो बातचीत, लड़ जाएंगे। हो सकता है कि बातचीत बहुत बोझिल लगी हो, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि एक समाज के तौर पे हमें बैठना पड़ेगा। और डॉक्टर अंबेडकर ने उस दौर में, चाहे वो मदन मोहन मालवीय हों, चाहे बाल गंगाधर तिलक के 2 बेटे हों, वो सब ब्राह्मण समाज से थे और उन लोगों ने बातचीत की है, आपस में डिस्कस किया है। और मैं फिर कह रहा हूँ कि इस देश में डॉक्टर अंबेडकर की लाइन है कि हमको कुछ भी नहीं चाहिए हिंसा की कीमत पर। वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के भी समर्थक नहीं थे, वो रूस की क्रांति के भी समर्थक नहीं थे। वो चाहते थे कि भारत में जो भी बदलाव हो, धीरे धीरे ही बदलाव हो, लेकिन वो बुद्ध के मानवीयता के सिद्धांत पर हो। इसलिए हम लोग हिंसावादी नहीं हैं, अहिंसक लोग हैं, हम लोग समतावादी लोग हैं। और ये पूरी लड़ाई वर्चस्ववाद के खिलाफ
समानता की है, किसी जाति और धर्म के खिलाफ नहीं है। पूरी बातचीत आप लोगों को कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा। और मैं फिर कह रहा हूँ, किसी को जाति के आधार पर दोषी भी मत ठहराइए, हमें उसके कामों के आधार पर तुलना करनी चाहिए। कैमरा पर्सन नवीन के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।